नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एवं यूपी बीएड से संबंधित 40 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहां पर इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सामान्य ज्ञान हिंदी से संबंधित 40 प्रश्न हैं, इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही संभावित प्रश्न है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको परीक्षा में फंसने वाले हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध करने हेतु गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसके पश्चात यहाँ पर 1919 में ही सत्याग्रह सभा गठित की गई थी। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर वर्ष 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर गांधी जी के कई आंदोलन महत्वपूर्ण है, जिसमें असहयोग आंदोलन आपने सुना होगा। ये असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये गांधी जी द्वारा संबंधित आंदोलन है, इनको भी आपको याद रखना है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। यानी कि शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो लड़ते समय कहाँ पे हुई थी। चौसा में, कलिंग में, कालिंजर में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की जो 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कालिंजर के जो युद्ध था उसके दौरान इनकी मृत्यु हुई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था। तो यहाँ पर कल्याणी के चालुक, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल, वातापी के चालुक। तो यहाँ पर जो पुलकेशिन सेकंड का चालुक वंश यानी कि वातापी से संबंध था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वातापी के चालुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जो अशोक के शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। वुलर, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स प्रिफेंस, कार्डिगटन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहाँ पर लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लोपामुद्रा। जो यहाँ पर लोपामुद्रा है तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा आदि। ये सब ऋषि की पत्नियां थी। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6वीं की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें क्या बोला गया है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। बाबर के द्वारा युद्ध में, यानी कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। राणा सांगा, रुद्रदेव, जयसिंह, राणा प्रताप सिंह। तो यहाँ पर आपका जो 6वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध जो आपका हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के जो राजा हैं राणा सांगा, इनके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध आपको याद रखना है 1500 ईस्वी में हुआ था। आपके बाबर और
राणा सांगा के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? जो नौजवान भारत सभा है वो किसने स्थापित की थी? बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो यहाँ पर 7th में जो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी है, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? जो 1857 की क्रांति के नाम से आप जानते हैं, तो यहाँ पर उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1857 में तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, इन लोगों ने 1857 के युद्ध जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। जो टीपू सुल्तान है, इन्होंने 1857 के जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष था उसमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर में बोला गया 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में, हरिपुरा में। तो यहाँ पर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद, जो लखनऊ में एक समझौता हुआ था उसके बाद में ये एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पे 10वें में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। कब की थी? 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो योजना है उसको प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसमें बोला गया है सुएज नहर किस को जोड़ती है? जो आपकी सुएज नहर है वो उसका निर्माण आपका हुआ था 1559 ईस्वी में। सुएज नहर आपका है उसका 1859 से लेकर 1869 तक, यानी कि 1869 तक इसका निर्माण हुआ था। ये 1869 में बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है। यहाँ पे निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थान के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। जो यहाँ पर आप दिया गया है 13 नंबर का क्वेश्चन, रेगिस्तान इधर दिए हैं, आपको इधर स्थान दिया है, तो इनके सही जोड़े बनाना है। जो आपका कालाहारी है रेगिस्तान वो कहाँ पड़ता है? जो कालाहारी आपका रेगिस्तान है वो आपका 13 नंबर में ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। इसका ये जोड़ा हुआ। अटाकामा
अताकामा जो आपका अताकामा रेगिस्तान है वो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका। और थार का जो है वो आपका एशिया में पड़ता है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया का जो मरुस्थल है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट में थर्ड वाला ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये डी है, यही वाला इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक, यानी कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है, वायु में मात्रा सर्वाधिक किसकी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें इत्यादि गैसें उपस्थित होती हैं, जिनमें से सर्वाधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन होता है, जो कि आपका लगभग 78% वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद में आपका ऑक्सीजन 21% लगभग वायुमंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो नाइट्रोजन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर सतपुरा, नीलगिरी की श्रृंखला, हिमालय, अरावली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर है। जो अरावली की श्रृंखला है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बोला गया है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, जो इसका आर्टिकल नंबर 280 होता है भारतीय संविधान में, तो उसके तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और आपका जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह है। 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह हैं, एन.के. सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है। यानी कि भारत में जो कृषि आय पर कर लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि पर यानी कि आयकर जो लगाया जाता है वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तो यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। यहाँ पर नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण, ये सभी। तो यहाँ पर जो नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 में हुई थी। तो यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका ये सभी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है 19 नंबर, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए। जो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुई। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री का विकास हुआ, जो आपका 19 नंबर में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर कोर, कंप्लीट, क्रेडिट, कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर CBS का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है कोर। और आपको पता होना चाहिए CBS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको
याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये होता है कोर बैंकिंग, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंकिंग, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका कोर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में जो आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता की समिति द्वारा यहाँ पर इसका प्रस्ताव दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। जो मध्य प्रदेश है उसके उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप खंडपीठ में नहीं आपको जाना है, तो यहाँ हिंदी में आपको कभी साधारण भाषा में समझ लेना है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। तो एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर वी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसकी न्यायालय की जो खंडपीठें हैं वो ग्वालियर में भी हैं और ग्वालियर और इंदौर में स्थित हैं। तो आपको खंडपीठ में नहीं जाना है। अगर आपसे पूछ लेता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो ग्वालियर एक हो जाएगा और इंदौर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 23 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें, यानी कि संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि राज्यसभा सांसद की यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका जो 23 नंबर का राइट आंसर है वो 19। यहाँ पर 19 राज्यसभा सांसद की सीटें हैं। और बात की जाए लोकसभा सांसद की सीटों की बात, तो यहाँ पर आपके जो लोकसभा सांसद की सीटें हैं वो हैं 48। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में लोकसभा यानी कि एमपी की लोकसभा सांसद की जो सीटें हैं वो 48 हैं और राज्यसभा सांसद की सीटें हैं वो 19 सीटें हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 24 नंबर के क्वेश्चन में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है? जो मौलिक अधिकार की सूची थी, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया है? तो यहाँ पर जो आपका 24 नंबर है इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1980, 1975, 1977 और 1978 ऑप्शन दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वां जो संविधान संशोधन है, आपका याद रखना है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की जो सूची है उससे हटा दिया गया है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का के अधीन एक विधिक अधिकार है। तो वर्तमान समय में 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है। आपको ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, जो कि वर्ष 1978 में किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने से, तो इसका सीधा मतलब है भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये सबको पता होगा। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8 और जो पूर्ण राज्य हैं वो हैं आपके 28। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, ये आपके साइंस का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है,
तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? यहाँ पर देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो यहाँ पर जो 26 नंबर है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तारों का जो प्रकाश है विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुँच पाता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अपवर्तन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर टिमटिमाते हुए हमको नजर आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। 27 नंबर है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है। पीतल में मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? यानी कि जो आपकी पीतल है इसमें कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? तो यहाँ पर दिया गया है तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा सोनातु, और तांबा जस्ता तथा निकेल, तांबा तथा निकेल। तो यहाँ पे जो आपका होता है वो पीतल, तांबा और जस्ता, यानी कि आपका होता है कॉपर प्लस जेडन का जो मिश्र धातु है वो आपकी पीतल कहलाती है। कॉपर प्लस जिंक यानी कि जेडन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर, तांबा और जस्ता। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो आपका पीवीसी होता है जिसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो विनाइल क्लोराइड से के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं बिल्कुल भी होना है। तो यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट दी है, इधर सूची सेकंड दी है, के जोड़े बनाने हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन जो B1 है उसका रासायनिक क्या नाम होता है आपको पता होना चाहिए। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है, और जो आपका विटामिन बी है उसका BB2 है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और जो विटामिन B6 है उसका नाम है पाइरिडिक्सिन। तो और विटामिन B12 का नाम आपको साइनोकोबालामिन है। तो यहाँ पर इस क्रम में यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में थर्ड ऑप्शन वाला, फर्स्ट में ये थर्ड वाला ऑप्शन है और सेकंड में फोर्थ वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सीधा है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से 29 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए 30 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? जो ECG होता है वो किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क हुआ आपका, हृदय, फुफ्फुस, वक्र। तो जो ECG होता है वो आपके हृदय की गति को दर्शाता है। तो ECG है ECG। आपको ECG का फुल नेम पता होना चाहिए। आपका जो ECG होता है ये इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। कार्डियोग्राफ, इस ECG का फुल नेम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 31 पर अब आते हैं। देखिए 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए छठवीं संख्या जो है वो है आपकी x मान लीजिए। एक मिनट, चलिए इसको यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। माना जो छठवीं संख्या है उसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। छठवीं संख्या x हो गई। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं में से में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठवीं संख्या का मान निकालना है। तो यहाँ पे 7 गुना है और x इसको मान लिया मैंने, तो औसत इसका है 136। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 8x बराबर हो जाएगा, इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 816
16 और इसको x से जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 102, जो इसका 102 राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका जो 102 है वो ऑप्शन नंबर सी बी जो राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 32 है। देखिए इसमें क्या बोला गया है। 32 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के साथ गुना का योग 11/2 है, वह भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई भिन्न है, माना भिन्न और उसके व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भिन्न हमारी x है, ठीक है। माना भिन्न जो है x है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है x उसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x का 7 गुना कर दें। का योग पूछ रहा है तो योग कर दीजिए, ठीक है। योग आपका है कितना 11/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा x² + 7/x बराबर आपका हो जाएगा 11/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x² + 14 बराबर आपका हो जाएगा 11x, ठीक है। 11x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x² - के 11x + के 14 बराबर 0, ठीक है। अब इसके यहाँ से हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x² - के 7x - के 4x, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेते हैं +14 = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - के 7 और इधर से हम के 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 7। तो यहाँ पे जो आएगा x - 2 और आपका जो आ जाएगा x 2x - 7 = 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक x बराबर 0, दूसरा आपका यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7/2। तो यहाँ से जो भिन्न है आपकी वो हो जाएगी 7/2। यहाँ पे देखिए 7/2 जो ऑप्शन है वही राइट आंसर है। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 33 नंबर। 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए इसको थोड़ा हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये यानी कि जुटाए हैं। प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़के थे। मान लीजिए लड़के थे x और x ही रुपए दिए, तो x × x बराबर 12,544, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x² 12,544। तो इसको हम x बराबर √12,544, जब इसका वर्गमूल आप लेंगे तो इसका आ जाएगा डायरेक्टली 112, ठीक है। तो इसका जो 112 वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 34 नंबर है। तो 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है आपका ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो
तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जो माना v की जो आय है, मान लेते हैं हम यहाँ पे जो v है, माना v की आय जो है, v की आय 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये है। तो a की आय कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी a की आय हो जाएगी 100 गुणे 140 बटे 100, तो आपका हो जाएगा 140, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 140 ए की आय हो जाएगी। और ए और बी की आय का जो अनुपात है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और ए और बी की आयु का अनुपात 140 अनुपात 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा आपका 7। तो ए और बी का जो अनुपात है, ए बी का अनुपात आ जाएगा वो 7:5 आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए और बी का जो अनुपातिक योग हो जाएगा, ए और बी का, ए और बी का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 7 + 5, तो हो जाएगा आपका 12। और प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम देख लेते हैं। 7 इंटू इसके 25%, यानी कि ए की जो आय है वो 25% बढ़ी है, और आपका जो बी है, बी आपका जो 5 है, तो इसका आय में 40% की वृद्धि हुई है। आपका जो 12 एक्स अनुपातिक योग आपका 12 है, तो 12x हो गया। यहाँ से 25 7 175 प्लस 40 25 200, तो 200 बराबर 12x, और आपका यहाँ से निकल करके आएगा 12x बराबर 375, और आपका जो x बराबर निकल करके आ जाएगा वो 31.25%। तो 31.25% जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से एक कोई पंक्ति है, उसमें से 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु है। जो लास्ट के 3 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु है, अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु, अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु हम निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 20 गुणे आपका 3, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष। और फिर बोल रहा है कि प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु किस वर्ष है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु हो जाएगी आपकी 21 वर्ष, तो यहाँ 21 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में दूसरे और तीसरे की कुल आयु जो है, दूसरे और तीसरे की कुल आयु है 63 - 60 कर दो, तो यहाँ से 3 वर्ष आपका निकल जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष निकल के आएगा। प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, जो प्रथम विद्यार्थी है वो आपका प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है। तो चौथे विद्यार्थी की आपको आयु निकालना है, तो चौथे विद्यार्थी की आयु अब डायरेक्टली आप 60 में से 37 को घटा दीजिए, ठीक है, तो आपकी जो निकल करके आ जाएगी वो 23 वर्ष निकल के आएगी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, देवज्ञ का अर्थ है, देवज्ञ का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देव का अर्थ होता है भाग्य, देवज्ञ का तात्पर्य है भाग्य जानने वाला, यानी कि देव का इसका अर्थ होता है भाग्य जानने वाला, भाग्य जानने वाला होता है आपका ज्योतिषी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए बोला गया है 37 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। जो लेखक है उसकी कृति लिखी है तो उसमें से कौन सा युग्म गलत है, तो आपको गलत वाला युग्म यहाँ पर पहचानना है। तो बोलगा से गंगा तक राहुल सांकृत्यायन की ये कृति जो है सही है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का ये भी सही है।
आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का ये कृति नहीं है, तो ये दर्शन दिग्दर्शन जो कृति है ये आपकी, ये भी राहुल सांकृत्यायन की है, सांकृत्यायन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही, यही गलत है। 38 नंबर के देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर जो वर्तनियाँ दी गई हैं उनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? आशीर्वाद, ऐसे नहीं लिखा जाता, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो यहाँ पे आशीर्वाद शुद्ध रूप से कौन सा होगा? ये देखिए आशीर्वाद, इसमें बड़ी की पाई लगनी चाहिए, ये गलत है, ये भी आपका गलत है। ये रा है, ये ऊपर रहेगा, और ये भी गलत है क्योंकि ये रा है, पहले पढ़ लिया जाएगा, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, आशीर्वाद, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 39। देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, बोला गया है 39 नंबर के, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का शब्द का जो है संधि विच्छेद, पुनः धन जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म। तो इसका जो है पुनः धन जन्म जो राइट आंसर है। पुनः धन जन्म में आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 40। 40 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का जो विलोम होता है वो इति श्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।